नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कल हमने बात की थी जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा लोगों के अधिकारों का हनन करना और ऑर्डर्स के अंदर ये तय करना कि सिर्फ वादी को ही और इंटरवीनर को ही ये ऑर्डर्स लागू होंगे। ये एक ऐसा विषय है जो संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहा है। जहां संविधान ये कहता है कि कोर्ट के जो न्यायालय के ऑर्डर्स है वो सभी को मान्य करने होंगे, लेकिन यहाँ पे लोगों के अधिकारों का भी हनन किया जा रहा है कि भाई आप इस ऑर्डर को नहीं यूज़ कर सकते हैं। जो व्यथित व्यक्ति है मात्र उसके लिए है। तो सरासर नाइंसाफ़ी है। फिर उसके बाद भाड़े के ऊपर ऑर्डर्स हैं। भाड़े के अंदर हाई कोर्ट ने दिया गया है कि ये जो भी है आगे से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है एसआरए के, उनके अधिकारी, जो एआर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, वो कहते हैं कि भाई जब से पात्रता हुई है तब से भाड़े के विषय में हम ऑर्डर देंगे, हम डेमोलिशन से नहीं देंगे। अब देखिए, हाई कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने क्लियर कट कहा है कि भाई जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उन्होंने वहाँ पे जिक्र किया कि इनकी जो झोपड़ी थी, उनके जो डॉक्यूमेंट्स है प्रायर टू डाटम लाइन है कि जो समय सीमा रखी गई है उसके पहले के हैं और उनकी पात्रता उस आधार पे की जा रही है। मतलब झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति का जो डॉक्यूमेंट है, जो डाटम लाइन 1/1/2000 के पहले की है, इसके पहले 1/1/95 था, अब दो डाटम लाइन्स हैं। एक 1/1/2000 के पहले की है, एक है 1/1/2011 के पहले की और 1/1/2000 के बाद की, जहाँ पे सशुल्क पात्रता होती है, लेकिन वहाँ पे कॉमर्शियल की पात्रता को प्रावधान में जो था उन्होंने 2023 में सरकार ने उसको हटा दिया कि मात्र निवासी को ही देंगे। अब यहाँ सबसे बड़ी बात ये उठती है कि इतना स्पेसिफाई ऑर्डर होने के बावजूद भी एआर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, सहायक निबंधक, वो आज भी वही ऑर्डर्स दे रहे हैं। वो बोलते हैं वो ऑर्डर आपको लागू नहीं होते। तकलीफ ये है कि भाई वो ऑर्डर्स लागू नहीं होते, जबकि उस ऑर्डर्स में जो पहले जो ऑर्डर्स हुए हैं 2018 में, उस ऑर्डर का साइटेशंस लगाया है और उसके आधार पे कोर्ट ने ये भी कहा कि ऑलरेडी 2018 में भी ऑर्डर्स पास किए गए हैं। कोर्ट उस ऑर्डर, पहले वाले ऑर्डर्स को ही मान रही है, लेकिन ये अधिकारी उस ऑर्डर को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, हमारे जितने भी दर्शक हैं, मुझे लगता है कि ये 5-6 महीने में वो एसआरए के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ जान चुके हैं। उसके पहले भी जानते थे, लेकिन कुछ छुपी हुई चीज़ें थी जो हमारे जागो इंडिया जागो के माध्यम से उस चीज़ को उजागर किया गया, लोगों को समझाया गया कि ये क्या चीज़ है। तो वो अधिकतर जानकारियाँ तो उनके दिमाग में बैठ गई कि एक्चुअली एसआरए के नियम क्या है। और ये मुझे दिख रहा है एसआरए डिपार्टमेंट में, जहाँ हमारे दर्शक भरसक प्रयास कर रहे हैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमारे चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है, और उस प्रकार कमेंट्स भी कर रहे हैं। तो मुझे सिर्फ एक बात बताइए, सर्कुलर 153 6/6/2015 को जब सर्कुलर 153 आया, उसके पहले तो भाड़े का प्रोविजन था ही नहीं। उसके बाद निकला सर्कुलर 166। सर्कुलर 166 में कहा गया है कि जो भी भाड़ा वो एक्सिस बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाए, और जो भी बिल्डर ये नहीं करेगा उसके ऊपर डिपार्टमेंटल कार्रवाई होगी। ये चीज़ें हो गई। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि कहीं एसआरए के नियम में ये लिखा है, कहीं पे अगर लिखा हो तो मुझे बताइए। मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा है कि
कोई भी सरकार ने नियम बनाया हो या एसआरई के सर्कुलर्स बने हो जिसमें ये लिखा हो कि जो भी भाड़े हैं वो आपके एलिजिबिलिटी के बाद में दिए जाएंगे। सर्कुलर 153 कहता है कि पात्र झोपड़ी धारकों को भाड़ा प्रोवाइड करना है। इन्होंने ये नहीं कहा है कि जब से पात्र हुए तब से देना है, ऐसा 153 में नहीं लिखा है। हमारे एक दर्शक हैं रोबोमैन जी, उन्होंने कहा 153 लागू है क्या? सर यही तो दुर्भाग्य है हमारा कि हम झोपड़ी धारकों के लिए जो अच्छा सर्कुलर्स है ये इशारे और सरकार उस सर्कुलर को निरस्त कर देती है। 153 के बारे में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, आज हम उस चीज़ में बात करते हैं कि 153A सर्कुलर में पहले तो ये लिखा था कि जो भी झोपड़ी धारक अनडिसाइडेड यानी अनिर्णित होगा उसे भी भाड़ा लेने का अधिकार है, उसे भी भाड़ा देना होगा जब तक कि उसके ऑर्डर्स अपात्र के नहीं आते हैं। और वहाँ पे एक और चीज़ थी बहुत इम्पोर्टेंट, जो झोपड़ी धारकों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, जहाँ बिल्डर की रीढ़ की हड्डी टूट जाती थी। वहाँ ये लिखा था कि जो भी एनेक्शल 2 कंप्लेंट अथॉरिटी द्वारा बनाए जाते हैं उस एनेक्शल 2 में जो भी संख्या है झोपड़ी धारकों की उसके 5% से ज़्यादा, अगर 5% से ज़्यादा यदि वहाँ पे अनडिसाइडेड है, अनिर्णित है, तो उस एनेक्शल 2 के ऊपर कोई भी अप्रूवल नहीं दिया जाए। आया समझ को? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि ये सर्कुलर क्यों निरस्त किया गया? सरकार ने क्यों किया भाई? जहां झोपड़ी धारकों का अधिकार है उस अधिकारों का हनन आप करते हो। पहले डेवलपर्स के लिए जो सहमति थी वो 70% थी, सरकार ने बिना ऑब्जेक्शन सजेशंस के वो 51% कर दी। मतलब सरकार लोगों से जानना ही नहीं चाहती कि लोग चाहते क्या हैं, लोग चाहते क्या हैं। मतलब क्या आपको लगता है डेमोक्रेसी है? ये डेमोक्रेसी है जहां अपनी सोच हमारे ऊपर थोपी जा रही है। तो सरकार के अंदर बैठ के ये 200-300 जो एमएलएज हैं ये वहां पे कानून बना के हमारे ऊपर नहीं थोप रहे करोड़ों लोगों के ऊपर? तो क्या ये शहंशाही नहीं है, तानाशाही नहीं है? सरकार भी गलत है, सरकार भी गलत है। सरकार का मंसूबा एक है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। मैं किसी की तरफदारी नहीं करूंगा। जो भी कुर्सी पे बैठा है 97 से 2000 तक तो ये इशारे में इतना पावर प्रेशर नहीं था कि लोगों को तकलीफ हो, लेकिन 2000 के बाद से जो प्रेशराइज किया गया है झोपड़ी धारकों को वो आज दिख रहा है। उसका सबूत सरकार चाहे तो इकट्ठा कर सकती है कि उसका परिणाम क्या हुआ है। उसका परिणाम ये है कि मुंबई को मुंबई से पलायन करना पड़ा। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा जिस हमारे जागो इंडिया जागो चैनल के माध्यम से कि 1997 से लेके आज 2024 तक जितने भी प्रोजेक्ट हो चुके हैं उनमें ओरिजिनल हटमेट डॉलर्स की संख्या कितनी है और कितने लोग चले गए उसको जरा स्पेसिफाई करके जब लोगों को बताएंगे। सेपरेशन कि भैया इतने हटमेट डॉलर्स थे, उसमें से मात्र इतने ही रह गए, इतने बेच के चले गए, तो क्या ये डिटेल्स, ये जो फिगर है ये लोगों को बताएंगे कि आखिर वो मुंबई से पलायन क्यों कर गए? क्योंकि दोस्तों एक चीज़ तो आपको मानना पड़ेगा, सरकार के रूल के हिसाब से सरकार का जो भी डेटम लाइन है उस डेटम लाइन में जो पात्रता हुई है वो एक्चुअल मुंबईकर है, तो वो मुंबईकर जो पात्र था वो आज अपने फ्लैट को, जो मिले हुए सारे फ्लैट को बेच के क्यों चला गया? ये आंकड़े निकालिए। दूसरी चीज आज जो भी ये खरीदी बिक्री की जीआर की बात कर रहे हैं, तो झोपड़ी धारक
जो प्रोजेक्ट 2 साल 3 साल का है, उस प्रोजेक्ट को 10-10 15-15 साल बिल्डर रख घसीट के लेके जा रहा है और उसके अंदर झोपड़ी धारक व्यथित होके, परेशान होके, लाचार होके झोपड़ी बेच के चले जा रहे हैं। तो उसमें ऐसे कितने झोपड़ी धारक है जिनके वजह से आपको ये जीआर लाना पड़ रहा है। तो क्या वो जो मुंबई कर थे वो पलायन नहीं कर गए? तो ये बहुत बड़ा मामला है और ये इस पे विचार करने लायक है कि आखिर मुंबई को बाहर क्यों भगाया जा रहा है। तो सरकार में जो भी पक्ष बैठा है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, तो जितने भी है उनका उद्देश्य मात्र एक ही है, मुंबई को मुंबई से भगाना। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये डिपार्टमेंट बताएगा कि कहाँ ऐसा लिखा है सरकार के नियम के अंदर कि भाड़ा जो है पात्रता से ही दी जाएगा। जिस दिन पात्रता होगी उस दिन से भाड़े दिए जाएंगे। कहाँ लिखा है वर्ड? कहीं नहीं लिखा है। फिर ये डिपार्टमेंट के अधिकारी बिल्डर के विचार आदेश में क्यों डालते हैं? ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि ये बिल्डर के विचार है कि भाई नहीं पात्र अभी हुआ, मैं अभी से भाड़ा दूंगा, और वही अधिकारी भी बोल रहे हैं। लेकिन किताबों में और कानून में ये चीज नहीं लिखी है। यदि अगर लिखी होती थी तो माननीय न्यायालय उस पर ऑर्डर नहीं दे पाते थे। ये भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि न्यायालय भी अपने दायरे में सीमित है। वो बने हुए कानून को के अंदर इंटरप्रेट करने का अधिकार न्यायालय को भी नहीं है। आज जिस प्रकार खरीदी बिक्री के मामले में न्यायालय सीधा बोलता है भैया ये परमिशेबल नहीं है, तो इसका मतलब सरकार ने जो नियम बनाया उसके हिसाब से ही कोर्ट भी चलता है। उसकी सीमा को वो लांघ नहीं सकते। उसमें कुछ चीज़ें अगर लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट है, जनहित में है, तो सरकार को भेजेंगे कि भैया इस पे अगर कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं तो करिए। जैसे कि पिछली बार खरीदी बिक्री के मामले इतने आ गए थे लाखों की तादाद में, तो कोर्ट ने मंत्रालय के पास भेजा गया कि भैया इस पे आप कोई निकाल सकते हो डिसीजन, तो निर्णय ले सकते हो तो लीजिए। तब उस पर निर्णय ये लिया गया था कि इनकी जो भी है उनके चार्जेस लेके उनको ट्रांसफ़र किया जाए। तो ये चीज़ें हैं, समझने लायक है कि आखिर इस सारे के नाम पे मुंबई कोरों का पलायन क्यों? मुंबई कोरों का पलायन क्यों करवा रहे हैं ये सरकार? तो ये चीज़ें यहाँ पे चल रही है। बिल्डर जानबूझ के ये प्रोजेक्ट नहीं करते। ये सरकार की मिली भगत है कि जो 2 साल का प्रोजेक्ट 20-20 साल चलते हैं। इस पे सरकार भी की सहमति होती है, भैया बस ज़्यादा नहीं चलना, आगे धीरे धीरे कछुए की चाल चलो, क्योंकि हम चाहते कि यहाँ के जो गरीब हैं वो सब भागे, मुंबई के बाहर जाए। क्योंकि सरकार यूं ही नहीं इसको सांघाई बनाना चाहती है। तो सांघाई बना के क्या वो गरीब लोगों को रखेगी? भाई स्लम को तोड़ के आधुनिक स्लम बनाया जा रहा है, क्या सरकार कोई नहीं दिख रहा है? वो सांघाई है। कुछ डेवलपर्स की बिल्डिंगों को छोड़ के इशारे की, बाकी इशारे की बिल्डिंगें देखिए तो आधुनिक झोपड़पट्टी है। और स्लम से भी गई गुजरी अगर बिल्डिंग देखना है तो हमारे प्रोजेक्ट में आके मुआयना करने को कहिए सरकार को कि स्लम से भी गई गुजरी झोपड़पट्टी हो, जो मात्र एक ढांचा है आरसीसी का, बाकी वो झोपड़पट्टी से भी गई गुजरी है। जबकि नियम क्या है इशारे के कि वो कहते हैं कि झोपड़पट्टी में आपको वेंटिलेशन नहीं है, आपको सूर्य की रोशनी नहीं मिल रही है, आपको खुली हवा नहीं मिल रही है, बराबर है, आपके यहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, आपके यहाँ बाथरूम्स नहीं है। इसके लिए आपको रिहेबिलिटेशन करना जरूरी है ताकि हम आपको सब मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। तो ये हमारे प्रोजेक्ट में कौन सी सुविधाएं दी जा रही है, जरा ये सरकार आके देखेगी। मैं सांताक्रूज के साई दुर्गा प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, जिसमें एसआरए के अधिकारी मात्र मूक दर्शक बने हुए हैं। हमारी कंप्लेंट पे कंप्लेंट गई है, लेकिन मात्र मूक दर्शक बने हुए हैं।
कोई भी उसके अंदर विजिट नहीं हो रहा है, ना सर्वे हो रहा है। हमने वहाँ ये भी बताया कि भर ये 2 बिल्डिंगों का गैप, मिनिमम गैप 3 मीटर होना चाहिए, अप टू 3 मीटर्स। लेकिन यहाँ पे 1.4 मीटर में इन्होंने परमिशन दिया है, जिसका 13(2) में मैंने जिक्र किया था COSRA के पास। तो COSRA ने बोला भाई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अधिकारी कहाँ है, बुलाइए उन्हें, ये कैसे हो सकता है, 1.4 कैसे हो सकता है। लेकिन हाथी की दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ होते हैं। वो हमारे सामने इस तरह की एक्टिंग करते ना कि हमारे लिए, हमारी संवेदना को समझने वाले, हमारे प्रति सहानुभूति रखने वाले उनसे अधिक बड़ा कोई नहीं है, मात्र सामने। उसके बाद क्या होता है, वही ढाक के 3 पात। तो ये चीज़ें चल रही है। अब आपको मैंने ये समझा दिया कि भाई यहाँ पे कोई भी डिसीजन, ऐसा ऑर्डर्स नहीं है कि भाड़े आपको जब पात्र हुए तब से मिलेंगे। इवन 153 में भी नहीं बोला है। 153 में ये कहा कि जो भी पात्र सदस्य है उसे अगर भाड़े नहीं मिलते तो वो क्लेम कर सकता है। लेकिन भाड़ा मिलने का अधिकार तो भाई डेमोलिशन से ही होना चाहिए, और कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है कि डेमोलिशन से ही होना चाहिए। तो यहाँ पे ये अधिकारी लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, जो सशुल्क में घर मिलते हैं उन्हें बिल्डर और डिपार्टमेंट कहता है भैया इनको भाड़ा देने का प्रोविजन नहीं है। तो भाई मुझे आप बताइए कि भाड़ा देने का प्रोविजन तो 2000 के पहले का जो GR उसमें भी नहीं है। ये भी आप गौर करिए, जो रेगुलर पात्रता होती है वहाँ भी भाड़े देने का प्रोविजन नहीं है। तो GR में लिखा है कि इनको भाड़ा दिया जाएगा, उन्होंने किया पात्र झोपड़ी धारकों को भाड़ा दिया जाएगा। क्या बोला है, पात्र झोपड़ी धारकों को भाड़ा देना है। अब पात्र तो भाई सशुल्क वाले भी हैं, तो उन्हें इग्नोर क्यों किया जा रहा है, उनका अधिकार क्यों छीना जा रहा है। तो यहां यही चीज है, समझ लिखा कुछ है, समझ कुछ और है। किसी GR में नहीं लिखा है, जबकि 2019 में जब इसका पब्लिकेशन हुआ था सशुल्क का, तब 2017 में जब इसका पब्लिकेशन हुआ था, 17 में शायद हुआ था, उस समय पब्लिकेशन में लिखा था कि भाई इनको भी भाड़े, जो रेगुलर पात्रता उसी की तरफ से इनको भी भाड़े प्रोवाइड करने होंगे। GR तो दोनों में है। क्या मुझे बताइए 16/5/2016 के 2015 के GR में कहीं लिखा है कि भाई इनको भाड़ा देना है? या 16/5/2018 के GR में भी सेम टू सेम है? फर्क इतना है, फर्क इतना है कि इनकी पात्रता 2001 के बाद, 1/1/2001 के बाद से 1/1/2000 पहले के 11 के पहले के डॉक्यूमेंट पे होगी सशुल्क पात्र। बस इतना ही फर्क है, उससे ज़्यादा तो है नहीं। तो फिर क्यों लोगों को इस तरह से टॉर्चर किया जाता है इस सारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा, और सरकार खामोश क्यों है इस पे? देखिए, राजा अगर प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होना तो प्रजा एक दिन राजा को ही बदली कर देती है। मैं अपने वीडियोस में बार बार कहता हूँ, राजा को भी ये सोचना चाहिए कि प्रजा की ज़रूरतें क्या हैं और उन ज़रूरतों को कैसे उपलब्ध कराया जाए। अगर राजा इस पे उत्तरदायित्व नहीं संभालते इस चीज़ का, तो पब्लिक, जो जनता है, वो राजा को कभी नहीं चुनेगी। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए कि आखिर 5 साल के बाद उनके पास अधिकार आ ही जाता है ना, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि को चुनना, तो चुनते हैं। यही तकलीफ ये होती है कि भाई ये नेता जीत के चले जाते हैं, फिर उनको 5 साल पब्लिक का ध्यान ही नहीं आता है, बस खाली अपने काम के लिए, अपने हेतु के लिए ये लेटर्स देते हैं, और उस लेटर्स पे क्या हुआ लोगों को नहीं बताते हैं। तो क्या ये नहीं होना चाहिए कि भाई इलेक्शन के अंदर भी एक वहाँ पे क्षतिपूर्ति बंद पत्र ये जमा करना पड़े? इन
नेताओं द्वारा इंडemnity बॉन्ड भरे कि यदि मैंने जो भी वादे किए हैं वो अगर मैं पूरे नहीं किए, साल भर के अंदर वो चालू नहीं किए, तो मेरी सदस्यता रद्द कर दी जाए। इसका पूरा जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। भरे ना, भरे ना। देखिए, जब तक कानून कड़क नहीं होगा लोग सुधरेंगे नहीं। तो नेताओं के लिए भी कानून होना बहुत ज़रूरी है, इनके लिए भी कानून होना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों आइए, इस चीज़ का मैटर चला गया, अब आते हैं हम आरटीआई पे और कंप्लेंट पे। देखिए, कंप्लेंट ज़रूरी है, वो अधिकार है आपका, वो आपका अधिकार है। ये अधिकार आपको देखता है आर्टिकल नंबर 19 और आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 51, राइट टू स्पीच एंड राइट टू फ्रीडम, और ड्यूटी एज पर इंडियन सिटीजन टू प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टीज। तो ये 51 का आपके उत्तरदायित्व है। ये आपको ये नहीं करा कि आपको कहना है, आप बंधे हुए, कर्म से बंधे हुए कि आपको करना ही करना है। तो 51 आपका ये अधिकार देता है क्या कंप्लेंट फाइल कीजिए जहां सरकार की संपत्तियों का नुकसान हो रहा है। जैसे कि स्कीम के अंदर कुछ बोगस लोग आ गए, बिल्डर अधिकारी मिलके पैसे लेके पात्र कर रहे हैं, पैसे यानी गांधी जी, सॉरी पैसे वर्ड नहीं अच्छे लगते, गांधी जी अच्छे लगते हैं। गांधी जी की तरफदारी कर पात्र कर रहे हैं, लेकिन आप ओरिजिनल हो, आपका अधिकार है कि सरकार की जो संपत्ति का नुकसान हो रहा है उस पर फाइट कीजिए। आपको ये नहीं सोचना कि वो क्या बोल रहा है और तीसरा क्या बोल रहा है, आप सरकार की संपत्ति को बचा रहे हैं, तो वो करना है। अब कंप्लेंट में क्या होता है, कंप्लेंट सब फाइल करते हैं, पहले अधिकारी रिप्लाई देते थे, आजकल तो रिप्लाई भी नहीं देते कंप्लेंट का, आजकल तो रिप्लाई भी नहीं देते। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने कंप्लेंट फाइल किया, आपके पास इंडोर्समेंट कॉपी है, आपके पास रिकॉर्ड है कि आपने दिया है, आप सिर्फ उसका मूवमेंट लीजिए कि भैया कॉपी कहाँ तक पहुँची, किसके पास पहुँची, और डालिए आरटीआई कि भाई मेरी ये डेट की कंप्लेंट थी, उसका आपके डिपार्टमेंट इन्वर्ट नंबर ये है, और इस डेट को मैंने यहाँ कंप्लेंट पुटअप की, तो उस डेट से लेके आज तक आपने इस कंप्लेंट पे क्या कार्रवाई की है, उस जो कार्रवाई की गई उसकी सत्य प्रति दीजिए, ट्रू कॉपी दीजिए। बस एक सिंपल सा आरटीआई डालिए, सिंपल सा आरटीआई डालिए, जाने दीजिए। अधिकारी तो भाई आपको 30 दिन के पहले रिप्लाई देंगे नहीं, हो सकता 30 दिन के बाद भी नहीं दे, लेकिन आपको 30 दिन के बाद अपील फाइल कर रहा है, अपील फाइल करना है। अपील आपने फाइल किया, उस अपील को आप चलाइए, सेकेंड अपील तक लेके जाइए। सेकेंड अपील में भी अगली ऑर्डर्स आते हैं, क्योंकि ये तो इन्फॉर्मेशन बनती है, ये तो इन्फॉर्मेशन बनती है। आपको वहाँ पे डिफेंस करना होगा कि भाई सरकार ने और हाई कोर्ट ने बोला है कि एक जो कंप्लेंट्स है किसी भी अधिकारी के टेबल पे 7 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और 45 दिनों में उस चीज़ को निराकरण करना है। ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। तो भाई आपने क्या किया, और ये उसमें दूसरा पॉइंट भी डालिए कि मेरी जो कंप्लेंट है वो किस अधिकारी के टेबल पे है, कितने दिनों से पड़ी है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्रिवेंशन डिले एंड डिस्चार्ज ड्यूटीज एक्ट 2005 के आधार पे सेक्शन 10 में वो दोषी है, सेक्शन 10 के सबसेक्शन 1 और 2 के आधार पे वो दोषी है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, डिसिप्लिन एक्शन होनी चाहिए। तो आप डालिए आरटीआई, लेके चले एसआईसी तक। एसआईसी आपको वही उनको ऑर्डर देगा कि भैया आप इनको 15 दिन में रिपोर्ट दीजिए, और एसआईसी को बताइए कि आपको पेनल्टी क्यों नहीं लगाई जाए। वो फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, लेकिन आपको मायूस नहीं होना है। देखिए, लोगों को ये पता ही नहीं है कि कुछ लोगों को पता है कि आरटीआई एप्लीकेशन
फर्स्ट अपील, सेकेंड अपील। सेकेंड अपील के बाद क्या? सेकेंड अपील में आपके फेवर में ऑर्डर्स आते हैं डिपार्टमेंट ने, यदि आपको वहाँ पे आपकी जो सूचना को उपलब्ध नहीं कराई तो आरटीआई के सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 के अंडर में कमीशन के पास कंप्लेंट फाइल करें। कंप्लेंट के अंदर कोई भी आपको स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरनी है। जैसे कि एप्लीकेशन में 10 रुपये है, फर्स्ट अपील में 20 रुपया है, स्टैम्प ड्यूटी मतलब जो टिकट लगाते स्टैम्प टिकट, और सेकेंड अपील में 20 रुपये की स्टैम्प टिकट है। लेकिन कंप्लेंट के अंदर कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं है। आप वहाँ पे कंप्लेंट फाइल करना है कि सर कमीशन द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना की गई है और अधिकारी आदेश को मान नहीं रहे, इसलिए इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई किया जाए। और ये जो भी प्रकरण ये डेट से ये डेट तक आज तक चले, उस प्रकरण में मेरा इतना नुकसान हुआ है, जो भी वाजिब हो, आपके एप्लीकेशन से लेके अपील, फर्स्ट अपील, फिर सेकेंड अपील, जो आपकी गाड़ी भाड़ी दौड़ जो भी हुई है 2000, 5000, 6000, 10000, वो आप मेंशन करिए कि भैया मेरे इतने खर्चे हुए हैं और मुझे आरटीआई के सेक्शन 18 सबसेक्शन 8 के खंड बी मतलब 18(8)(b) के आधार पे मुझे मेरा मुआवजा भी देने का ऑर्डर पास करें। मुआवजा कंपेंसेशन ये आरटीआई सेक्शन 18(8)(b) में है। आरटीआई में पूरा अधिकार है आपको। बहुत लोगों को मिला है कंपेंसेशन, ये मत सोचिए कि नहीं मिला, देना पड़ता है और वो अधिकारी को ही देना पड़ता है, वो सरकार नहीं देती, वो अधिकारी ही देगा, उसके पगार से कट के आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जहां उनको पेनल्टी लगी, पेनल्टी के बाद भी आपको 18(8)(b) का 18(1) का सहारा है। 18(1) में कंप्लेंट फाइल किए, 18(b) का सहारा लीजिए। उनको वहाँ पे कंपेंसेशन का भी ऑर्डर्स मिलेगा, उनके खिलाफ डिसिप्लिन एक्शन लेने का उनके हायर डिपार्टमेंट का भेजा जाएगा। भैया अधिकारी ने यहाँ पे ऑर्डर का अवहेलना की है, कंटेम्प्ट किया है, तो इसके खिलाफ डिसिप्लिन एक्शन लिया जाए, उनके पास भेजा जाएगा। और आपको काम करना है कि जिस अधिकारी को पेनल्टी लगती है उस अधिकारी के ऑफिस में प्रशासकीय जो पीआरओ होते, पब्लिक रिलेशन ऑफिस होते, जैसे बीएमसी में ओएस होते, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, एसआरए में प्रशासकीय अधिकारी, उनके पास आरटीआई पुटअप कीजिए कि भाई फलाना आदमी को, फलाना अधिकारी को इसमें ये ऑर्डर्स की हिसाब से पेनल्टी लगी थी और ये पेनल्टी के आधार पे इन्होंने जो पैसे भरे हैं उसके डिटेल्स और इनकी जो सर्विस डायरी में जो इनके रेड मार्क्स मारे गए हैं उसका डिटेल्स मुझे प्रदान किया जाए, उसकी कॉपी दिया जाए। अब डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, भाई सर्विस डायरी कॉन्फिडेंशियल है, भैया मुझे सर्विस डायरी पूरी नहीं चाहिए, मुझे वहाँ रेड मार्क मार के आपने लिखा है पेनल्टी लगी, ये मुझे बताइए। सेक्शन 22 आरटीआई का ये आपको अधिकार देता है। सेक्शन 22 वो आपको अधिकार देता है कि आप उसकी कॉपी निकालिए, देखिए वहाँ पे जो डिपार्टमेंट है वो कहीं अपने अधिकारी को बचा तो नहीं रहा है कि पेनल्टी लग गई लेकिन वहाँ सर्विस डायरी में एंट्री नहीं कर रहा है। तो सर्विस डायरी में इनको एंट्री करना पड़ता है। उस सर्विस डायरी में एंट्री करने से प्रॉब्लम ये होता है अधिकारी को कि उसका प्रमोशन रुक जाता है, उसका डिमोशन होता है, उसका पदोन्नति नहीं होती है, बल्कि उस पद से भी नीचे के पद पे चले जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझना चाहिए। लड़ाई लड़िए, पूरी लड़िए, जानकारी के साथ लड़िए। बहुत लोग कहते हैं अरे भाई 25,000 पेनल्टी क्या है, बिल्डर भर देगा। मतलब बिल्डर नहीं भर सकता, वो उनके पगार से ही कटेगी। ये आपका कहना सही है, 25,000 उनके लिए क्या है, लेकिन दोस्तों उस अधिकारी को बिल्डर इसलिए रिस्पेक्ट दे रहा है क्योंकि वो पद पे है और उसको जब एक बार पेनल्टी लगी, उसकी पदोन्नति रुकी और ये पद से डिमोशन हुआ, नीचे के पद पे गए, तो उसको कोई बिल्डर क्यों भाव देगा। जब तक पद पे है तब तक उनकी वैल्यू है, तो वो उनके लिए इफेक्टेड है, वो अफेक्ट करता है। तो इसके लिए इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि किस जो अधिकारी भी है उसकी दुखती रख क्या है।
आरटीआई का मतलब ये नहीं है कि मैंने मांग लिया सर ये कॉपी मुझे दीजिए। मैंने बार बार कहा हूँ, आरटीआई ऐसी मांगिए जो इन्फॉर्मेशन बनती है लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। आपको ही पता है अवेलेबल नहीं है, अधिकारी को बोलने दीजिए ना अवेलेबल नहीं है। आप डिफेंस करिए क्यों नहीं अवेलेबल, रीजन दीजिए। सेक्शन 7(8) सेक्शन 7(8) में मुझे रीजन बताइए कि भाई वो जो इन्फॉर्मेशन थी क्या जानबूझ के घुमा दी गई है, चोरी कर दी गई है, हटा दी गई है, या देना नहीं चाहती या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में है, वो दीजिए। तो सेक्शन 7(8) आपको डिफेंस करेगा वहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आरटीआई और कंप्लेंट और आरटीआई एक दूसरे के पूरक हैं। समझ गए कि नहीं? कंप्लेंट और आरटीआई एक दूसरे के पूरक हैं। आरटीआई में निकाली हुई इन्फॉर्मेशन के आधार पे अगर कोई भी कंप्लेंट मारते हैं आप किसी भी डिपार्टमेंट में, वो अधिकारी वहाँ पे आपको ये नहीं कह सकता है कि देयर इज नो लोकस स्टैंडी, क्योंकि भैया मैं आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ और मैंने जो इन्फॉर्मेशन निकाला वहाँ पे मुझे लगा कि भैया इस अधिकारी ने यहाँ पे कानून का उल्लंघन किया है, सरकार द्वारा दिए गए कामों में लापरवाही बरती है और यहाँ पे सरकार की संपत्ति का नुकसान हो रहा है या सरकार की रेवेन्यू का हनन हो, मतलब सरकार की रेवेन्यू की नुकसान हो रही है, हानि हो रही है। तो वो सब चीज़ें करके आप कंप्लेंट फाइल कीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता है। जो अधिकारी बोलता है भैया नो लोकस स्टैंडी, वहाँ पे भी एक आरटीआई डाली है कि भाई मैंने जो कंप्लेंट डाला था उस कंप्लेंट में आपने क्या कार्रवाई किया बताइए, उनको भी लेके जाइए ना। आरटीआई से कोई अधिकारी नहीं बच सकता है। एसआरए ने तो बहुत बड़ी गलती की है, जो एसआरए को एक दिन उसका नोटिस आएगी, उस विषय में भी लड़ने वाला हूँ। एसआरए में आरटीआई के अधिकारियों की अपॉइंट सहायक जन सूचना अधिकारी सेक्शन 4 के अंदर में, सेक्शन 5 सब सेक्शन 4 के अंदर में उन्होंने अपॉइंट ही नहीं किया है और ये कसूरवार है, ये कसूरवार है। और इस विषय में मैं कंप्लेंट भेजने वाला हूँ एसआईसी को कि भाई ये डिपार्टमेंट गलत कर रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों वीडियोस लंबी हो रही है, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, समझना आपको है। आपको ये समझना है कि ज़िंदगी में अगर आपको एक मुकाम हासिल करना है, एक प्रेस्टिजियस मुकाम, तो आपको जानकारी लेना जरूरी है। इंसान बड़ा नहीं होता, जानकारी बड़ी होती है। इंसान बड़ा नहीं होता, जानकारी बड़ी होती है। तो जानकारी ही जीवन है। तो दोस्तों कल की वीडियो में हम लोग जानेंगे, एक सरकार का नया जीआर आया है। उस जीआर में जो आने वाले 228 प्रोजेक्ट जो है सरकारी संस्थाओं के, कुछ सरकारी संस्था है, कुछ गैर सरकारी संस्था हैं। वो गैर सरकारी संस्था मतलब एनजीओज नहीं, गैर सरकारी संस्था जो सरकार के अधीन है उसे गैर सरकारी, जैसे बीएमसी है तो बीएमसी सरकार की एक स्वायत्त संस्था है, स्वायत्त संस्था है, वो स्वतंत्र है, तो उसे गैर सरकारी संस्था, निम्न सरकारी संस्था कहेंगे। तो वो जो चीज़ें हैं उस विषय में हम जीआर के विषय में बात करेंगे। जीआर बहुत लंबा है, 6 पेज का है, हो सकता है उसके अंदर 1-2 एपिसोड जाए, तो हम उसकी तैयारी करेंगे। कल से हो सकता है 2 एपिसोड में हो या 3 में हो, क्योंकि जीआर लंबा है। उस चीज़ों को बताएंगे कि आने वाले समय में जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसमें 228 प्रोजेक्ट हैं। उस प्रोजेक्ट को जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको संयुक्त भागीदारी में डेवलपमेंट करने की परमिशन मिल रही, सरकार ने दे दी है। उसमें क्या नियम्स है, क्या कंडीशंस है, हम उस पर प्राइवेट डेवलपर्स ला सकते हैं या नहीं ला सकते, इस विषय में हम बात करेंगे। कल की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर्स पे। तो दोस्तों बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ में। इस सारे के विषय में हर पल की खबर जो भी छुपी हुई है वो भी हम आपको बताएंगे। बस आपको जागरूक होना है और लोगों को जागरूक करना है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।